हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसे कि हम लोग भूगोल घटना चक्र का अध्ययन कर रहे थे और जैसे कि इस किताब के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें केंद्रीय और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के 226 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र जो कि भूगोल से रिलेटेड हैं और ये अध्यायवार विभाजित है। और ये 1990 से 2022 तक के प्रश्न पत्र इसमें शामिल है। यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन का भी इसमें प्रश्न पत्र है साथियों। और ये लेटेस्ट बुक है जो कि घटना चक्र भूगोल की है साथियों, और काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है दोस्तों ये। इसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो हमने अभी तक देखा दोस्तों, अगर इसके पहले की वीडियोस की बात करें, हम लोग ने सामान्य परिचय में देखा, क्षेत्र व लक्ष्यांश विस्तार, ये सारी चीज़ें देखी, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती प्रदेश। और इसी प्रकार से हमने भौतिक विभाजन से के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें भारत के प्राकृतिक प्रदेश थे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश था। ये सभी टॉपिक का कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। पिछले वाले वीडियो में हमने पर्वत चोटियाँ और घाटियाँ और दर्रे कंप्लीट कर दिए थे। अब जो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है हिमरेखा और हिमनद। ठीक है, हिमरेखा और हिमनद, और दूसरा टॉपिक है पठार। इन दो टॉपिकों को आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की। हिमरेखा एवं हिमनद। हिमरेखा क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूँ। देखिए, जैसे पर्वत है दोस्तों, जैसे पर्वत होते हैं, पर्वतों के आप लोगों ने देखा होगा चोटियों में क्या होता है, हिमपात होता है या हिम होता है, हिमालय बर्फ़ होती है। तो बर्फ़, जहाँ तक बर्फ़ होती है दोस्तों, ये जो यहाँ जैसे बर्फ़ ये है, तो इसकी एक, हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी एक निश्चित रेखा है, यहाँ से ऊपर को पूरी बर्फ़ है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर को पूरी बर्फ़ है, तो ये इसको हम बोलेंगे हिमरेखा। ठीक है, यहाँ से इस वाले एरिया को हिमरेखा बोलेंगे। तो इस प्रकार से ऊपर वाली बृहत हिमालयी क्षेत्रों के ऊपरी भागों में से बर्फ़ रहती है। तो ये वाली जो रेखा होती है दोस्तों, जहाँ से नीचे को बर्फ़ नहीं होती है और जहाँ से ऊपर को बर्फ़ होती है, उस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं हिमरेखा। ठीक है, सिंपल है। चलिए हम लोग आगे को बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके नोट्स देख लेते हैं दोस्तों। नोट्स में क्या दिया गया है, एक बार इसको नोट्स पढ़ देते हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, जो पहले के एग्ज़ामों में पूछे गए थे। ठीक, हिमरेखा की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। हिम की निचली सीमा को दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिम जहाँ पे बर्फ़ होती है उसकी निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। ठीक है, अक्षांशु, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग अलग होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पर्वत होते हैं, या फिर कोई पर्वत बहुत ज़्यादा हाइट में होता है, कोई पर्वत उससे कम हाइट में होता है, तो उसी क्रम पे उनके हिमरेखाओं में भी उसी प्रकार का अंतर पाया जाता है। ठीक है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई दोस्तों, अगर औसत एवरेज में देखा जाए तो 5500 से 6000 मीटर तक। ठीक है, एवरेज इसका क्या है, 5500 से 6000 मीटर। और महान हिमालय के दक्षिणी भाग दोस्तों, महान हिमालय को ही वरहत हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर है। ठीक है, जो पश्चिमी हिमालय दोस्तों, उसकी औसत हिमरेखा है 5800 मीटर है। जब तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है दोस्तों। पश्चिमी में 5800 मीटर, पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर। काराकोरम जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों यानी कि बर्फीली क्षेत्रों से ढका हुआ है। चलिए, हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और यानी कि ग्रेट हिमालय और परा हिमालय यानी ट्रांस हिमालय के पर्वतों के में विद्यमान है। जो हिमालय का प्रमुख हिमनद है दोस्तों, वो कौन कौन से हिमालय में है? एक तो महान हिमालय और दूसरा
प्रा हिमालय या ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, काराकोरम रेंज है दोस्तों लद्दाख में जो कि, और जास्कर श्रेणियों के मध्य हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी जो दोस्तों लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं। ठीक है, लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल, धौरधार श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद दोस्तों सोना पानी है। ठीक है, पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सोना पानी, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। कौन सा? पीर पंजाल। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान है। जिसमें सियाचिन दोस्तों 76.64 किलोमीटर सबसे बड़ा है, जो कि हिस्पार 61 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर, बालटोरो 58 किलोमीटर, ससाइनी 17.85 किलोमीटर प्रमुख है। चौराबाड़ी ग्लेशियर दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मीलन हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में अवस्थित है। दोस्तों कुमाऊं प्रदेश में ही है मीलन हिमनद। ठीक है, मीलन हिमनद कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद भी इसको कहा जाता है, मीलन हिमनद को। मुख्य हिमनद है मीलन हिमनद कुमाऊं का। इसी हिमनद से शारदा नदी यानी कि काली गंगा का उद्गम होता है। दोस्तों इसमें नोट दिया है, इस बुक्स में क्या दिया गया है इसमें नोट, ग्लेशियर सियाचिन बड़ा या ससाइनी। दोस्तों कहीं पे एक ग्लेशियर है सियाचिन, एक है ससाइनी। इन दोनों ग्लेशियरों में कंट्रोवर्सी है, कुछ विद्वान अलग मानते हैं, कुछ इसको ज़्यादा ऊंचाई पे मानते हैं, कुछ लोग इसका क्षेत्रफल बड़ा मानते हैं। दोनों में कंट्रोवर्सी है, तो बुक में उन्होंने एक संक्षिप्त नोट दे दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन बड़ा माना गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सियाचिन को बड़ा माना है। उन्होंने स्रोत दिया भारत का भूगोल, जो कि प्रोफेसर रामानंद तिवारी जी की किताब है, उसमें उन्होंने क्या माना है? सियाचिन को बड़ा माना है। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग ससाइनी को बड़ा माना गया। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोला कि ससाइनी का ग्लेशियर का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है। अब देखिए स्रोत इन्होंने दे रखा है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्रोत दिए हैं। भौतिक भूगोल का स्वरूप लेखक साविंद्र सिंह है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वर्सेस चौहान एंड अलका गौतम। ये दोस्तों एक इन्होंने उसमें दे दिया है, क्योंकि इसमें दोनों में कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी थी कि कौन सा बड़ा था इस प्रकार से, तो इन्होंने इसमें दिया है। ग्लेशियर की माप हेतु पुस्तकों को कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है, जबकि उसकी लंबाई और क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण आधारित स्रोत उपलब्ध हो। ऐसे स्रोत रिकॉर्ड ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये दिया है, वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री, ये स्रोत हो सकते हैं कह रहे हैं। रिकॉर्ड ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सियाचिन दोस्तों, सियाचिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो, यानी कि रिकॉर्ड्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सियाचिन का जो क्षेत्रफल माना गया है 45 मील माना गया है, अगर मील के अकॉर्डिंग ससाइनी का माना गया है 11। देखिए कितना बड़ा अंतर है इसके अकॉर्डिंग। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, इसके अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे जो बड़ा ग्लेशियर है फेनको ग्लेशियर है। दोस्तों अगर ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात की जाए तो फेंड चेल्को ग्लेशियर है, जो पामीर क्षेत्र में स्थित है। जो कहाँ पे है? पामीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। इंटरनेट के पर उपलब्ध लगभग सभी स्रोतों के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेंड चेल्को तथा दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। इस क्रम में ससाइनी का स्थान बहुत पीछे है। वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग भी एक इसमें भी उन्होंने डाटा दिया है। सियाचिन का जो क्षेत्रफल लंबाई बता रखी है दोस्तों 76.64 किलोमीटर क्षेत्रफल बता रखा है, और वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 1056.42 वर्ग किलोमीटर है। ससाइनी का क्षेत्रफल भाई 17.85 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। 33.51 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल अगर किलोमीटर में देखा जाए तो वर्ग किलोमीटर में। नोट, जेमू और गंगोत्री में ससाइनी से एक बड़े ग्लेशियर है। यानी कि वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग जेमू एवं गंगोत्री भी ससाइनी से बड़े ग्लेशियर हैं। ठीक है, जेमू और गंगोत्री ग्लेशियर भी। स्पष्ट है कि सर्वेक्षण आधारित स्रोतों में सियाचिन एक बड़ा ग्लेशियर है तथा ससाइनी का कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है। तो अभी भी ससाइनी का जो सियाचिन से बड़ा ग्लेशियर होने का दावा वाद योग्य है दोस्तों, इसमें कंट्रोवर्सी अभी भी। ठीक है,
चलो आप लोग देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में दोनों ही अगर आते हैं तो आप लोग सबसे पहले उनको करेंगे, क्या बोलते हैं, जो सियाचिन है उनको उसमें लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर आंकड़े उन्हीं उन्हीं उसी और ठीक है। तो साथियों अगर इसका अगर हम लोग मैप के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ ग्लेशियर हैं जो मैप के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। उत्तर भारत का देखिए यहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर है, जैसे हमारा ये वाला एरिया है JNK वाला एरिया, सॉरी हाँ दोस्तों, ये वाला एरिया हमारा JNK वाला एरिया हो गया, और ये वाला लद्दाख वाला हो गया, ठीक है, ये पूरा लद्दाख वाले। अब देखिए कहाँ पे क्या क्या है, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। देखिए हिस्पार सबसे उत्तर में है, देखिए हिस्पार है लद्दाख से काराकोरम श्रेणी दोस्तों, ये टोटल पूरी काराकोरम श्रेणी है। फिर उसके बाद बियाफो है और सियाचिन है नीचे में, और बाल्टोरो, यहाँ पे बाल्टोरो हो गया है, बाल्टोरो यहाँ पे ये काराकोरम रेंज में ही है ये भी, और द्रांग द्रुंग यहाँ पे है, ठीक है। और इसी प्रकार से उत्तराखंड के नज़दीक जैसे गंगोत्री हो गया, मीलन हो गया, यमुनोत्री हो गया, सतोपंत हो गया, पिंडारी हो गया, कफनी हो गया, ये सारे उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सिक्किम में जेमो है दोस्तों, देखिए सिक्किम का ये जो ग्लेशियर है ये जेमो यहाँ पे, ठीक है, सिक्किम वाले एरिया में। तो इस प्रकार से उन्होंने दिया है दोस्तों। एक बार इसके टेबल की देख लेते हैं, एक बार बात कर लें। भारत के प्रमुख ग्लेशियर हैं, क्रम संख्या दिया गया, हिमानी के नाम और स्थिति और लंबाई दिए गए, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे बड़ा ग्लेशियर, हमने अभी तक भी माना उसमें भी देखा था सियाचिन। तो सियाचिन दोस्तों स्थिति काराकोरम रेंज में है और लंबाई इसकी है 76.64 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बियाफो है, काराकोरम रेंज में है ये, और इसकी जो लंबाई में है 60 किलोमीटर, ठीक है। हिस्पार है काराकोरम रेंज में, 61 किलोमीटर लंबाई है। बाल्टोरो काराकोरम रेंज में है जो कि 58 किलोमीटर की लंबाई पे स्थित है। और उसी क्रम पे है चोंगो लुंगमा, ये भी काराकोरम रेंज में है और 50 किलोमीटर है। खुर्दोजिन काराकोरम रेंज में जो कि 41 है। रिमो कश्मीर में है 40 किलोमीटर, और पुनमाह भी कश्मीर में है दोस्तों, ये 27 किलोमीटर है। गंगोत्री उत्तराखंड में जो कि 26 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है। और जेमू दोस्तों, जेमू है सिक्किम नेपाल में, ठीक है, सिक्किम नेपाल में है जेमू, और 25 किलोमीटर की लंबाई है। ससाइनी काराकोरम में है और 17.85 किलोमीटर। रूपल है कश्मीर में है और ये 16 किलोमीटर लंबाई है इसकी। दियादमीर है दोस्तों कश्मीर में जो 11 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप इसके कुछ MCQs लगा लेते हैं। ये देखिए 39 BPSC प्री परीक्षा 1994 में क्वेश्चन पूछा गया। चलो आप लोग भी अपनी तरफ इस तरह से कोशिश करना कि सही करने की। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच स्थित है। अब बताइए हिमालय में दोस्तों हिम रेखा है वो किस किस के बीच है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर में, हिमालय में हिम रेखा किस किस के बीच है बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4300 से 6000 मीटर के पूर्व में, ठीक है। 4300 से 6000 मीटर के पूर्व में हिमालय की जो हिम रेखा स्थित है। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिमालय में औसत हिमरेखा की ऊंचाइयां दोस्तों उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर से तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। चलिए IS प्री 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है बताइए। सियाचिन हिमनद कहाँ पे स्थित है दोस्तों सियाचिन हिमनद है नुब्रा घाटी के उत्तर में, ठीक है। सियाचिन हिमनद कहाँ पे है, नुब्रा घाटी के उत्तर में। अब देख लेते हैं कहाँ पे है भाई। सियाचिन हिमनद हिमालय अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व, लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, ठीक है। जो सियाचिन हिमनद है दोस्तों भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। निम्न में से हिमनद कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है बताइए, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा हिमनद इनमें से कौन सा है, सियाचिन है, ठीक है, सियाचिन। चलिए 76.64 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आइए सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है, इनमें से बताइए दोस्तों सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है इनमें से। भाई रुंडन है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, कंचनजंगा है, बताइए इसमें से दोस्तों सबसे बड़ा होगा गंगोत्री, ठीक। अब देख लेते हैं इनकी कितना किलोमीटर है इनका क्षेत्रफल। तो दोस्तों
गंगोत्री का है 26 किलोमीटर, रुंडम हिमनद का है 19 किलोमीटर, कंचनजंगा का है 16 किलोमीटर और केदारनाथ हिमनद का है 14 किलोमीटर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर, रुंडम हिमनद 19, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर और केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? इसमें से कौन सा विशालतम है? सियाचिन। ठीक है, सियाचिन। अब देख लेते हैं, इन कुछ टेबल दे रखे हैं इन्होंने। विकल्प में दिए गए की लंबाई वर्ल्ड जोग्राफिकल जो इन्वेंट्री है उसके अकॉर्डिंग। ससाइनी का दोस्तों काराकोरम रेंज में है 17.85 किलोमीटर, पहले भी पढ़ा था हमने। गंगोत्री का उत्तराखंड में जो कि 26 किलोमीटर है। जेमो सिक्किम नेपाल में है और ये 25 किलोमीटर की दूरी पे है। और सियाचिन काराकोरम रेंज में जो 76.64 किलोमीटर है। ठीक, तो ये बाकी हम लोगों ने ये देख लिया था। चलिए, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पे है दोस्तों? चौराबाड़ी ग्लेशियर, बताइए चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है? केदारनाथ के दोस्तों कहाँ पे? पूर्व में, उत्तर में। ठीक है, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है केदारनाथ के उत्तर में है। चलिए, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति दोस्तों सबसे कम है या सबसे ज़्यादा है? बताइए, इसमें से कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हिमनदों के पिघलने की जो वो है गति है सबसे ज़्यादा है, अतः बी वाला सही होगा। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? बताइए, कुमाऊं प्रक्षेत्र में कौन सा हिमनद है दोस्तों? मैंने बताया था आपको, मिलन अभी। ठीक है, कहीं पे मिला इसमें मिलाम दिया गया है, तो मिलन भी कहीं पे है जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक, मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। मुख्यतः हिमनद है और मुख्य हिमनद है। इस हिमनद से शारदा नदी यानी कि काली गंगा का उद्गम होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि काली गंगा का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो होता है वो मिलम हिमनद से। ठीक, अब दोस्तों इसमें दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। हिमनद दिया गया है और उसकी नदियाँ दी गई है। बताइए कौन कहाँ पे है? सुमेलित करना है। देख लेते हैं, बंदरपूछ कहाँ पे है? बंदरपूछ में यमुना का है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। बारह सिपरी, मिलम जो होगा ये हो जाएगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको सही क्या है इसका ए बिल्कुल ठीक है। उसमें से 1 2 4 सही सुमेलित हैं, 1 2 4 सही सुमेलित हैं, 1 2 4। ठीक है, देख लेते हैं इसका क्या है। बंदरपूछ यमुना के नज़दीक है। बारह सिपरी चेनाब में है। ठीक, और चेनाब नदी बारह सिपरी हिमनद से ही निकलती है। मिलाम जो है गौरी गंगा निकलती है मिलम से। ठीक है, और सियाचिन नुब्रा और जेमो तीस्ता। ठीक, ये इसका सही है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। बंदरपूछ मिलम हिमनद से उत्तराखंड में, जो कि 12 सिपरी हिमनद हिमाचल प्रदेश में, सियाचिन हिमनद जम्मू और कश्मीर में तथा जेमो हिमनद सिक्किम में है। मंदाकिनी नदी का स्रोत सुमेरु हिमनद है। ठीक है दोस्तों, मंदाकिनी नदी है, उसका जो स्रोत है वो सुमेरु हिमनद है। दोस्तों हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पठार देख लेते हैं। पठार के नोट्स पढ़ देते हैं सबसे पहले दोस्तों। अब जैसे पठार है, पठार को सिंपली हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे आसपास के जो पर्वत होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे आसपास के जो एरिया हैं, जो आसपास के एरिया से बड़ा होता है, ऊंचाई पे होता है और ऊपर में समतल होता है दोस्तों, उसको पठार बोलते हैं। ठीक है, आसपास के एरिया से ऊंचाई पर स्थित होता है और ऊपर में ये दोस्तों समतल होता है। ठीक है, ऊपरी भाग इसका चौड़ा होता है, इसको हम पठार बोलते हैं। देख लेते हैं इसका क्या है। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 किलोमीटर वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ।
प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के प्रमुख दो भाग हैं, दो मुख्य भाग है दोस्तों। पहला है मध्य उच्च भूमि और तथा दूसरा है दक्कन का पठार। ठीक, नर्मदा के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी दोस्तों और पूर्व में संकीर्ण है। ठीक है, पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में संकीर्ण है, ध्यान रखेंगे। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मध्य उच्च भूमि के जो पूर्वी विस्तार है उसके स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, पूर्वी भाग को, पूर्वी विस्तार को। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः दोस्तों झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिले तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है। चलिए थोड़ा सा और रह गया शायद नोट्स, फिर हम लोग इसके भी क्वेश्चंस लगा लेंगे प्रीवियस ईयर। इस पठार के विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम है। दोस्तों मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर में ढाल तीव्र स्कॉर्पियो के रूप में पाया जाता है, अतः यह अग्रगंभीर है। ठीक है, ढाल तीव्र स्कॉर्पियो के रूप में पाया जाता है जिस कारण से यह अग्रगंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तरफ बहती है। इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित होती है। तो दोस्तों जब मालवा का पठार है दोस्तों, यहाँ जैसे मालवा का पठार है यहाँ पे, तो इसका उत्तर में दोस्तों विंध्याचल श्रृंखला है। ठीक है, ये वाले एरिया विंध्याचल श्रृंखला है और यहाँ पे दोस्तों क्या है, सतपुड़ा श्रेणियाँ। ठीक है, यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं और इसकी उत्तरी सीमा अरावली होगी दोस्तों। यहाँ अरावली और विंध्याचल है, अरावली है और उत्तरी सीमा अरावली है दोस्तों और दक्षिणी सीमा दोस्तों मैंने आपको ये गलत बता दिया थोड़ा सा। उत्तर में अरावली है दोस्तों, यहाँ पे है विंध्य। ठीक है दोस्तों, विंध्याचल, दक्षिणी सीमा विंध्याचल हो गया दोस्तों और विंध्याचल के ही नीचे में दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे है सतपुड़ा। ठीक है, ये वाली अरावली रेंज होगी जो मालवा का पठार है दोस्तों। अरावली के नीचे अब देखिए ये अरावली होगी, ये मालवा रेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे है विंध्याचल श्रृंखला। विंध्याचल के नीचे में दोस्तों यहाँ पे है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक, और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित, यहाँ पे है बुंदेलखंड का पठार जो कि यूपी का कहीं ना कहीं बॉर्डर हमारा टच होता है। दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा सा भारत के पठार का दे रखा, जैसे लद्दाख का पठार है। यहाँ पे लद्दाख का पठार ये वाला एरिया हो गया। मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार यहाँ पे, मालवा का पठार यहाँ पे है और महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, काठियावाड़ जो गुजरात वाला है, काठियावाड़ का पठार और दंडकारण्य क्षेत्र दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में फैला हुआ है दंडकारण्य क्षेत्र। दक्कन का पठार ये वाला पूरा एरिया दक्कन का पठार वाला एरिया हो गया। तो ये दे रखा है इन्होंने। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दक्कन का पठार दोस्तों त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैंप में काली मृदा पाई जाती है दोस्तों। दक्कन ट्रैंप है वहाँ पे काली मृदा पाई जाती है दक्कन के पठार में। ठीक है, इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत खंडित एवं अपरदित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तरी पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप में मेघालय पठार, कार्बो
एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो मेघालय का पठार है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं भ्रंशन के कारण हुआ है अलग, कहाँ से, प्रायद्वीपीय भारत से। मालदा गैप पश्चिम बंगाल, मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार के नाम से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। तो ठीक है, जो मेघालय पठार है दोस्तों, यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं विशेष रूप से वर्षा के लिए विख्यात भी हैं। एक कौन कौन सी है, गारो, खासी और जयंतियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। जो भुवन पहाड़ियाँ दोस्तों, वो मिजो हिल्स है, मिजोरम के हिल्स हैं, उनका भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र में विस्तृत है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं साथियों। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस काल में, बताइए, क्रिटेशियस काल में, युग में। ठीक है, पहले का पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। उत्तराखंड PCS प्री 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी के बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है, जबकि क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैम का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैम का निर्माण क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था। अब बताइए साथियों, मेघालय का पठार भाग है किसका दोस्तों, ये किसका है, प्रायद्वीपीय खंड का। ठीक है, जो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है कहाँ पे दोस्तों, किस महाकल्प में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत सिंध और गंगा के मैदान के उत्तर भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। चलिए, UPPCS मेंस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, अब बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकीकरण के कारण छोटा नागपुर पठार सर्वाधिक घना बसा है। ठीक है, जो वहाँ पे एक ज़िला है छोटा नागपुर में, जो कि झारखंड राज्य में है, और उस ज़िले का नाम है धनबाद। और यहाँ पे क्या है, धनबाद में खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकीकरण का विकास यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है, जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। चलिए, छोटा नागपुर पठार है एक अग्रगंभीर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये छोटा नागपुर का जो पठार है वो एक अग्रगंभीर है। अब देख लेते हैं इसका क्या है स्पष्टीकरण। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है। विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं, प्रत्येक दिशा में चरण मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, जिस कारण से इसको अग्रगंभीर बताया गया है। सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पो के रूप में पाए जाते हैं, अतः ये अग्रगंभीर है। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है IAS प्री 1997 में। इसको भी देख लेते हैं। इसका क्या है, इसका सही उत्तर देखिए। इसको इस प्रकार से डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो एरिया है, कौन कौन से एरिया कहाँ पे हैं। ठीक, तो दोस्तों दिया गया है रिफ्ट घाटी, पहला ऑप्शन दिया गया है। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थान क्रमशः है, बताइए ABCD का अंकित स्थान कौन कौन सा है। रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ मैदान है, वर्षा छाया क्षेत्र तथा छोटा नागपुर पठार है। दूसरे में दिया गया है छत्तीसगढ़ पठार। हम लोग सीधे उत्तर पर चलते हैं। इसका जो दोस्तों उत्तर है बिल्कुल पहला है, रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। जो A वाला एरिया दोस्तों रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। ठीक है, B वाला है छत्तीसगढ़ का मैदान, फिर C वाला है छोटा नागपुर पठार, फिर D क्या है, वर्षा छाया क्षेत्र है। ठीक है, D वाला एरिया वर्षा छाया क्षेत्र है, ये वर्षा छाया क्षेत्र है दोस्तों। जैसे वर्षा छाया क्षेत्र बताना चाहूँगा आपको, जैसे
ये जैसे पश्चिमी घाट है दोस्तों, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में दोस्तों, पश्चिमी घाट में कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे हिल एरिया है, पर्वत हैं। तो पर्वत यहाँ से हवा आई, जो मानसून आया, हवा आई बरसात वाली, जैसे यहाँ से इधर को मानसून आया, ठीक है। तो मानसून यहाँ पे टकरा गई, इस पर्वतों पे टकरा गई और यहाँ पे इसने टकरा के बरसात कर दी इस एरिया में। तो दोस्तों इस पर्वत के इस वाले पिछले वाले भाग को ही हम वृष्ट छाया क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बरसात नहीं हो पाती जिस कारण से इस पर्वत के कारण, इस वाले पर्वत के कारण इस साइड को बरसात नहीं हो पाती, जिसका जहाँ पे बरसात नहीं होती है इसको बोलते हैं हम वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक। चलिए, दिए गए मानचित्र ABCD द्वारा अंकित स्थान है नर्मदा, तापी, रिफ्ट घाटी, फिर ये छत्तीसगढ़, ये तो हमने ऊपर डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लिया हम लोगों ने। चलिए, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है भाई? मैंने अभी बताया था आपको, अरावली और विंध्य, अरावली और विंध्य के बीच में मालवा का पठार है। ध्यान रखेंगे, अरावली और विंध्य पर्वत के मध्य ये वाली रेंज अरावली होगी और ये मालवा का पठार हो गया और ये वाला एरिया विंध्य श्रृंखला है, ठीक। तो हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। अरावली और विंध्य के मध्य कौन सा है? मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली तथा दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी, पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। अब दोस्तों बताइए, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ कहाँ पे है दोस्तों? ये अगर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, अब इसमें से हमें फाइंड करना है उसका उत्तर कौन सा है। दंडकारण्य क्षेत्र क्या है इसका? दंडकारण्य क्षेत्र किस किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है क्या? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है, या फिर झारखंड उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश झारखंड में? तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ठीक। वैसे और राज्यों में भी फैला हुआ है दोस्तों। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। 66वें BPSC री एग्ज़ाम प्री में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अब देखिए आप इसमें ऑप्शन सभी राज्य दे दिए, देखिए उड़ीसा भी दे दिया, छत्तीसगढ़ भी दे दिया, आंध्र प्रदेश भी दे दिया और तेलंगाना भी दे दिया, और तीसरा फिर ई उत्तर दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उसमें से एक से अधिक। तो इसका उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा ई वाला, ठीक। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है दोस्तों? दो दंडकारण्य क्षेत्र है, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों, यहाँ पे इस वाले एरिया में दंडकारण्य क्षेत्र, तो मध्य भारत में, ठीक है। तो मध्यवर्ती भारत में है दंडकारण्य क्षेत्र। एक बार देख लेते हैं मैप में, हम लोग पहले ऊपर मैप दिया था उसमें दंडकारण्य क्षेत्र दिया गया था। ये देखिए, ये दंडकारण्य क्षेत्र ये इस वाले एरिया में, यहाँ पे, ठीक, आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया। चलिए, फिर क्वेश्चन दिया गया दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये वाला हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया दोस्तों। अब हम लोग 11वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बताइए कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है दोस्तों खड़गपुर पहाड़ियाँ, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। चलिए, हाँ 11वें नंबर का क्वेश्चन था, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की है। उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? बताइए दोस्तों, मेघालय पठार का अंश कौन सा नहीं है? दोस्तों गारो हमने पढ़ा था, गारो, खासी और जयंतिया तीनों मेघालय में है, जबकि भुवन पहाड़ियाँ हमने पढ़ा था ये कहाँ पे है? मिजो हिल्स में, ठीक है। मिजो हिल्स का भाग है भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी, जयंतिया और मेघालय पठार का भाग है। चलिए, तो दोस्तों आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।